हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज की वीडियो में आप सबके लिए लाए हैं एनसीईआरटी सोल्यूशन फॉर क्लास 10 सोशल साइंस पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का नाम है सत्ता की साझेदारी। तो आइए देख लेते हैं पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर। पहला क्वेश्चन है, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या है, इनमें से प्रत्येक का एक उदाहरण भी दे। तो आइए इसका आंसर हम देख लेते हैं। सरकार के अलग अलग अंगों में सत्ता का बंटवारा होता है। यह अंग है विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका। विधायिका सरकार का वह अंग है जो देश के लिए कानून बनाती है। कार्यपालिका वह अंग है जो विधायिका के फैसले को लागू करता है तथा न्यायपालिका सरकार का वह अंग है जो उन कानूनों का प्रयोग करती है। इसका अर्थ है कि न्यायपालिका उन कानून तोड़ने वालों पर प्रयोग करती है जिन्हें कार्यपालिका द्वारा लागू किया जाता है तथा विधायिका द्वारा बनाया जाता है। है इस तरह से है क्योंकि सत्ता को सरकार के अलग अलग अंगों में बांटा गया है ताकि कोई भी अंग दूसरे अंगों पर अपनी शक्तियों का प्रयोग न कर सके। ओके, उदाहरण के लिए हमारे देश में सत्ता को सरकार, आधिकारिक तंत्र तथा न्यायालय में संविधान द्वारा विभाजित किया गया है। ख है, सत्ता को सरकार के अलग अलग स्तरों में विभाजित किया जाता है। इसका अर्थ है कि संघीय प्रकार की सरकार में एक सामान्य अथवा केंद्रीय सरकार होती है जिसके पास संपूर्ण देश में निर्णय लागू करने का अधिकार होता है तथा देश में कई प्रांतीय अथवा राज्य सरकारें होती है जो कि अलग अलग प्रांतों में काम करती है। इसे सत्ता का संघीय बंटवारा कहा जाता है। इस प्रकार यह नियम सरकार के निचले स्तर पर लागू होता है जो कि प्रांतीय सरकार से भी नीचे होते हैं। इसे सत्ता का आध्यात्मिक बंटवारा भी कहा जाता है। ओके, उदाहरण के लिए हमारे देश में भारत में संविधान ने शक्तियों को केंद्र तथा राज्य सरकार में विभाजित किया हुआ है। ग है, सत्ता की साझेदारी के तीसरे प्रकार में सत्ता को देश के अलग अलग सामाजिक समूहों में विभाजित किया जाता है, जैसे कि भाषाई समूह या धार्मिक समूह। सत्ता की साझेदारी के इन तरीकों को कई देशों में प्रयोग किया जाता है ताकि अल्पसंख्यक समुदाय को सत्ता में ठीक हिस्सा प्राप्त हो सके। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार की स्थापना की गई है ताकि सभी बहुसंख्यक तथा अल्पसंख्यक समुदायों को सत्ता में समान भागीदारी दी जा सके। कई देशों में तो समाज के कमजोर तबकों को प्रतिनिधित्व देने के लिए संवैधानिक उपबंध भी किए गए हैं। ओके, नेक्स्ट है, उदाहरण देख लेते हैं इसका। तो बेल्जियम की सामुदायिक सरकार सत्ता की साझेदारी की इस प्रकार उदाहरण है। ओके, नेक्स्ट है, घ सत्ता की चौथी तथा अंतिम प्रकार की साझेदारी में सत्ता को अलग अलग राजनीतिक दलों तथा दबाव समूहों में विभाजित क्या होता है, तो विभाजित किया जाता है। बहुदलीय प्रणाली में हर एक दल सत्ता प्राप्त करने के लिए क्या करता है, तो चुनाव लड़ता है। चुनाव देखते होंगे सभी दल क्या करता है, तो सत्ता प्राप्त करने के लिए चुनाव लड़ता है। ओके, तथा उसके प्रत्येक दल जितनी मर्जी चाहे वोटें प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र होता है। आजकल जो इस प्रकार का चलन हो गया है कि प्रत्येक चुनाव के बाद नया दल सत्ता में आता है, यहाँ तक कि कई दलों इकट्ठे होकर सरकार का गठन करते हैं जिसे गठबंधन सरकार कहा जाता है। उदाहरण के लिए भारत में बहुदलीय प्रणाली है जहाँ पर कांग्रेस, बीजेपी, बीएसपी इत्यादि कई दल है तथा हर एक दल के पास चुनाव लड़कर बहुमत प्राप्त करने के संपूर्ण अवसर होते हैं। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट जो आती है क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संदर्भ में सत्ता की साझेदारी का एक उदाहरण देते हुए इसका एक युक्तिपरक और एक नैतिक कारण बताना है आपको। तो युक्तिपरक कारण है प्रूडेंटल रीजन। सत्ता की साझेदारी को युक्तिपरक कारण यह कहता है कि सत्ता की साझेदारी से देश के अलग अलग सामाजिक समूहों में संघर्ष के अवसर कम होते हैं, विशेषतया उस देश में जहां बहुत से भाषाई, जातीय तथा धार्मिक समूह रहते हो। भारत में जाति, धर्म, भाषा, लिंग आदि के आधार पर अनेक सामाजिक समूह मौजूद है। सामाजिक संघर्ष का परिणाम राजनीतिक स्थितियां तथा हिंसा के रूप में सामने आता है। इसलिए सत्ता की साझेदारी कई प्रकार से राजनीतिक व्यवस्था की स्थिरता बढ़ाने में सहायता करती है। अगर देश का कोई बहुसंख्यक समूह अल्पसंख्यक समूह पर अपनी मर्जी थोपना चाहे तो इसे न केवल उन समूहों के बीच बल्कि देश में भी तनाव बढ़ने का खतरा पैदा हो जाता है। सत्ता की साझेदारी का अर्थ है सत्ता का इकट्ठे मिलकर प्रयोग करना। अगर सत्ता का इकट्ठा मिलकर प्रयोग किया जाए तो यह दीर्घ समय के लिए देश के हित में होगा, परंतु अगर बहुसंख्यक अल्पसंख्यकों को दबाव का प्रयास करेंगे तो इससे बहुसंख्यक समूह को भी क्षति पहुंचाएगी। ओके, दूसरा है नैतिक कारण।
मॉरल रीजन, सत्ता की साझेदारी का दूसरा कारण नैतिक है तथा सत्ता की साझेदारी का यह कारण आधुनिक लोकतंत्र के लिए काफ़ी लाभदायक है। लोकतंत्र में सत्ता को उसमें बांटा जाता है जो पहला उन सत्ता का प्रयोग करता है अथवा जिसके हाथों में सत्ता होती है तथा जिन लोगों पर सत्ता का प्रयोग किया जा रहा हो। लोकतंत्र में जनता का निर्णय ही अंतिम निर्णय होता है क्योंकि सत्ता को लेने तथा देने में उनका उत्तरदायित्व सबसे अधिक होता है। नैतिक कारण का मुख्य नियम यह कहता है कि साझी सरकार में कई दल मिलकर सरकार बनाते हैं तथा सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है। अल्पसंख्यक समूह के अधिकारों की रक्षा होती है तथा निर्णय लेने की प्रक्रिया में सभी की सुनी जाती है। भारत में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि विधानमंडलों में बैठते हैं और सरकार के कार्यों में भाग लेते हैं। सत्ता की साझेदारी के दो मुख्य कारण हैं। सत्ता की साझेदारी के गहरे रूप से विभाजित समाज में न केवल तनाव कम होता है बल्कि इससे देश की सरकार चलाने में समूहों को समान रूप से प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। इस प्रकार युक्तिपरक कारण कहता है कि सत्ता की साझेदारी से अच्छे परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं तथा नैतिक कारण कहता है कि सत्ता साझेदारी देश के लिए काफ़ी लाभदायक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आती है। इस अध्याय को पढ़ने के बाद 3 छात्रों ने अलग अलग निष्कर्ष क्या किए हैं तो निकाले हैं। आप इनमें से किससे सहमत हैं और क्यों? अपना जवाब करीब 50 शब्दों में देना है। तो एक का निष्कर्ष क्या है तो एक का है, जिन समाज में क्षेत्रीय भाषाएं और जातीय आधार पर विभाजन हो सिर्फ वही सत्ता की साझेदारी जरूरी है। दूसरा मत है, सत्ता की साझेदारी सिर्फ ऐसे बड़े देश के लिए उपयुक्त है जहां क्षेत्रीय विभाजन मौजूद होते। तीसरा है, हर समाज में सत्ता की साझेदारी की जरूरत होती है भले वह छोटा हो या उनमें सामाजिक विभाजन ना हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आइए देख लेते हैं। सत्ता की साझेदारी की प्रक्रिया का देश के आकार के साथ कुछ लेना देना नहीं है। किसी भी देश में जहां पर धर्म, जाति इत्यादि के आधार पर बहुत से समूह रहते हो, सत्ता का बंटवारा की प्रक्रिया का होना बहुत आवश्यक है। गहरे रूप से विभाजित समाज में सत्ता की साझेदारी बहुत आवश्यक है क्योंकि यह न केवल अलग अलग समूहों में सामाजिक आक्रोश कम करता है बल्कि यह राजनीतिक स्थिरता को बढ़ाता है। प्रत्येक जातीय तथा धार्मिक समूहों के कुछ छुपे हुए हित होते हैं तथा उनकी आवाज़ को भागीदारी देने के लिए उसे प्रतिनिधित्व देना बहुत आवश्यक होता है। किसी भी कार्य प्रणाली में हर एक समूह को प्रतिनिधित्व देने से न केवल तनाव कम होता है बल्कि यह अलग अलग समूहों में विश्वास भी बढ़ाता है। राजनीतिक स्थिरता तथा शांति बनाए रखने में देश के आकार का कोई महत्व नहीं है, यह दोनों ही देशों में आवश्यक है। इसीलिए हम औसेप के दृष्टिकोण से सहमत है कि प्रत्येक समाज में सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता होती है, चाहे वह छोटे हो या सामाजिक रूप से विभाजित क्यों न हो। सत्ता की साझेदारी में कई और कारक भी शामिल होते हैं जैसे कि सांस्कृतिक, सामाजिक, क्षेत्रीय, भाषाई अंतर तथा देश में बहुत से जातीय समूहों का होना इत्यादि। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। बेल्जियम में ब्रुसेल्स के निकट स्थित शहर मर्चटेम के मेयर ने अपने यहाँ के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर लगी रोक को सही बताया। उन्होंने कहा कि इससे डच भाषा न बोलने वाले लोगों को इस फ्लेमिश शहर के लोगों से जुड़ने में मदद मिलेगी। क्या आपको लगता है कि यह फैसला बेल्जियम की सत्ता की साझेदारी की व्यवस्था की मूल भावना से मेल खाता है? अपना जवाब करीब आपको 50 शब्दों में लिखना है। तो आइए देख लेते हैं। जी नहीं, इसका आंसर हो जाएगा जी नहीं। मर्चटेम शहर के मेयर द्वारा उठाया गया कदम बेल्जियम की सत्ता की साझेदारी के प्रबंध की आत्मा के अनुसार नहीं है। बेल्जियम के 59% लोग डच भाषा बोलते हैं तथा 40% लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं। शहर के स्कूल में फ्रेंच भाषा पर प्रतिबंध लगाने से उसके कदम से दोनों समूह में न केवल शक उत्पन्न होता है बल्कि इससे फ्रेंच बोलने वाले लोगों में दूसरे समूह के प्रति अविश्वास की भावना उत्पन्न होती है। यह प्रयास बेल्जियम की सत्ता के बंटवारे की मूल भावना के विरुद्ध है क्योंकि इस नियम ने बेल्जियम की सत्ता की साझेदारी की प्रक्रिया में सभी भाषाई समुदायों को शामिल करने का प्रयास किया है। फ्रेंच भाषा पर प्रतिबंध लगाने से अलग अलग समूहों में न केवल खिंचाव उत्पन्न होगा बल्कि इससे बेल्जियम समाज का भाषा के आधार पर बंटवारा भी हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन 5 है। नीचे दिए गए उत्तर को गौर से पढ़ें और उसमें सत्ता की साझेदारी से जो युक्तिपरक कारण बताए गए हैं उनमें से किसी एक का चुनाव करें। आइए देख लेते हैं। महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने और अपने संविधान निर्माताओं की उम्मीद को पूरा करने के लिए हमें पंचायत को अधिकार देने की जरूरत है। पंचायती राज ही वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना करता है। यह सत्ता उन लोगों के हाथों में सौंपता है जिसके हाथों में इसे होना चाहिए।
भ्रष्टाचार कम करने और प्रशासनिक कुशलता को बढ़ाने का एक उपाय पंचायतों को अधिकार देना भी है। जब विकास की योजना को बनाने और लागू करने में लोगों की भागीदारी होगी तो इस योजना पर उसका नियंत्रण बढ़ेगा। इससे भ्रष्ट बिचौलियों को खत्म किया जा सकेगा। इस प्रकार पंचायती राज लोकतंत्र की नींव को मजबूत करेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है आइए देख लेते हैं। ये आपको चुनाव करना है तो आइए इसका आंसर हो जाएगा। इस उदाहरण में सत्ता के वर्ष बंटवारे से संबंधित कई युक्तिपरक कारण दिए हैं। यह कारण इस प्रकार से क है भ्रष्टाचार को कम करना, रिड्यूसिंग करप्शन। यह उदाहरण कहता है कि अगर सत्ता को जनता के हाथों में दे दिया जाए तो वह अपने निर्णय लेने के लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे तथा जिससे देश में भ्रष्टाचार कम होगा। ख है प्रशासनिक क्षमता बढ़ाना, इंक्रीजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशियंसी। यह उद्धरण कहता है कि अगर जनता को सत्ता के बंटवारे की प्रक्रिया में शामिल किया जाए तो इससे प्रशासनिक क्षमता बढ़ जाएगी क्योंकि लोग अपने बारे में स्वयं ही निर्णय लेने लग जाएंगे। ग है मध्यस्थों को कम करना, रिड्यूसिंग मिडिलमैन। यह उद्धरण कहता है कि इस प्रक्रिया से काफ़ी हद तक जनता तथा प्रशासन के बीच मध्यस्थ खत्म हो जाएगी तथा सरकार द्वारा बनाए जाने वाले कार्यक्रम आसानी से लागू हो जाएंगे। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या आती है आइए देख लेते हैं। सत्ता में बंटवारे के पक्ष और विपक्ष में कई तरह के तर्क दिए जाते हैं। इनमें से जो तर्क सत्ता के बंटवारे के पक्ष में उनकी पहचान करें और नीचे दिए कोड अपने उत्तर का चुनाव करें। ओके तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इस प्रकार से कोड आपको चुनना है। ओके अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में भी इसी प्रकार से हैं। तो आइए अब आज के वीडियो में कुछ अभ्यास के जो अतिरिक्त क्वेश्चन आंसर है इसे हम देखने का प्रयास करते हैं। ओके तो आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन है, मेरे दिमाग में सीधा या समीकरण यह कहता है कि सत्ता का बंटवारा, सत्ता के टुकड़े करना, देश के कमजोर करना, इस बात से शुरुआत कर रहे हैं। तो आइए इसका आंसर हम देखते हैं। हम इस बात से शुरुआत नहीं कर सकते क्योंकि अलग अलग देशों में सत्ता के बंटवारे का अर्थ अलग अलग होता है। वास्तविकता में बड़े देशों तथा विभिन्नताओं वाले देशों में सत्ता की साझेदारी अधिक मजबूत होती है अथवा सत्ता की साझेदारी इन देशों को अधिक मजबूत बनाती है। दूसरा है, बहुसंख्यक समुदाय के शासन में क्या हर्ज है? अगर श्रीलंका में सिंहलियों का राज नहीं होता तो किसका राज होता? तो यह ठीक है कि कुछ लोग तर्क देते हैं कि किसी देश में बहुसंख्यक समुदाय में कोई हर्ज नहीं है, परंतु वह इस बात को भूल जाते हैं कि अगर बहुसंख्यक समुदाय अपनी शर्तों औरों पर थोपने लग जाए तो हो सकता है कि अल्पसंख्यक समुदाय इसके विरुद्ध खड़ा हो जाए। हमारे पास में श्रीलंका का उदाहरण है जहां पर सिंहली सरकार बहुसंख्यकवादी सोच के कारण सिंहली समुदाय तथा तमिल समुदाय के बीच संघर्ष शुरू हो गया। इससे दोनों समुदाय के बीच तथा देश में गृह युद्ध शुरू हो गया था। इसीलिए यह तर्क ठीक नहीं है। इसके विपरीत सभी को एक दूसरे के साथ शांति तथा सौहार्द के साथ रहना चाहिए। ओके नेक्स्ट टाइम, भला यह भी कोई संविधान हुआ। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारा संविधान ऐसी बातें नहीं करता। हमारे संविधान में यह व्यवस्था है कि समुदाय लोगों के प्रतिनिधित्व को एक समान अवसर प्रदान हो, लेकिन बेल्जियम की तरह सामुदायिक सरकार की व्यवस्था नहीं है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।